रुको! सेल्स गर्ल ने जोर से चिल्लाया जैसे ही उसने देखा कि उसकी सबसे खास कस्टमर को एक अनजान लड़की ने धक्का दिया। सेल्स गर्ल को गुस्सा आ गया, जैसे किसी ने उसके अपने पति को थप्पड़ मार दिया हो। वो तुरंत नव्या को रोकने के लिए दौड़ी। चले जाओ, नव्या ने उसे दूर धकेलते हुए गुस्से में कहा। फिर एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। सेल्स गर्ल के हाथ से गिराए गए दो शानदार बक्से अब जमीन पर थे। गिरते ही उन बक्सों में से जो आवाज आई, वो सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि अंदर रखी चीजें साधारण नहीं थीं। दुकान में मौजूद हर कोई चुप हो गया। आखिर सब जानते थे कि इस दुकान में ज्वेलरी कितनी महंगी होती है। फर्श पर पड़े दो बक्से उनकी चमक बता रही थी कि इनमें रखी चीजें आम गहने नहीं थे। टूटने की आवाज ने नव्या को एकदम होश में ला दिया। आह, जेड कंगन! सेल्स गर्ल को अंदाजा नहीं था कि नव्या इतनी हिंसक हो सकती है। उसने फर्श पर पड़े बक्सों को देखा तो उसके माथे पर पसीना आ गया। कांपते हाथों से वो नीचे बैठी और पहला बॉक्स खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, सब देख सकते थे कि जेड कंगन 3 टुकड़ों में टूट चुका था। ओह माय! ये कोई आम जेड कंगन नहीं लगता। ये बड़ी शर्म की बात है कि ये 3 टुकड़ों में टूट गया है। हाँ, ये हेटियन जेड कंगन है। इसकी कीमत लाखों में होगी। कितनी बुरी बात है कि ये टूट गया। उस लड़की को पूरा पैसा देना चाहिए क्योंकि उसी ने सेल्स गर्ल को धक्का दिया था। अभी भी एक और बॉक्स है, देखते हैं उसमें क्या हुआ होगा। वहां खड़े लोग ये बातें कर रहे थे और नव्या की तरफ देख रहे थे। इस बीच सेल्स गर्ल डर के मारे शौर्य से माफी मांगना भी भूल गई और जल्दी से दूसरा बॉक्स खोलने लगी। जैसे ही उसने दूसरा बॉक्स खोला, वहां खड़े लोग जोर से चिल्ला उठे, वो जेट ड्रैगन है, एकमात्र जेट ड्रैगन। मैंने सुना है कि अगर इसे ध्यान से देखो तो इसके अंदर ड्रैगन की आकृति दिखती है। मैंने भी सुना है। ये इस दुकान की सबसे एक्सक्लूसिव चीजों में से एक है। इसे एक बहुत ही माहिर जौहरी ने बनाया है। इसकी कीमत लगभग 31 लाख है। शुक्र है कि वो हिंसक लड़की के लिए ये ड्रैगन जेड कंगन टूट नहीं गया। सोचो, अगर टूट जाता तो कितना पैसा देना पड़ता। तुम्हारा क्या मतलब है? शुक्र है कि ये टूट नहीं गया। ये तो जरूरी है कि ड्रैगन जेड पीस का रंग सही सलामत रहे। अगर जेड ड्रैगन का रंग बिगड़ गया तो ये अब ड्रैगन के जैसे नहीं दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो इसे तोड़ देना ही बेहतर होता। कई जानकार लोग अपने विचार शेयर कर रहे थे। वाह, मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि कंगन का मालिक कौन होगा। दुकान का अधेड़ उम्र का मालिक भी ये सब देखकर हैरान था। यहां क्या हो रहा है? तभी दुकान का यंग मैनेजर भागते हुए बाहर आया। जैसे ही उसने दो जेड कंगनों को उनके बक्सों में फर्श पर पड़ा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम अभी तक यहां क्या कर रही हो? ड्रैगन जेड कंगन को तुरंत मास्टर जौहरी के पास ले जाओ। उसे देखना है कि ड्रैगन जेड के अंदर ड्रैगन की आकृति खराब तो नहीं हुई है। ठीक है, अभी। फिर ये, तुम अब भी यहां क्यों खड़ी हो? मैनेजर चिल्लाया। उसकी आवाज बहुत परेशान थी। सेल्स गर्ल ने फिर से शौर्य से माफी मांगना भूलकर जल्दी से ड्रैगन जेड कंगन का मूल्यांकन करवाने के लिए मास्टर जौहरी की ओर दौड़ी। मैडम, दुकान में ही रहो। मूल्यांकन के नतीजे आने के बाद हम मुआवजे की बात करेंगे। मैनेजर ने नव्या की ओर ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मेरा इरादा ब्रेसलेट तोड़ने का नहीं था। मैं बस उसे दूर धकेलना चाहती थी, नव्या ने घबराते हुए कहा। जब उसने सुना कि दोनों जेड ब्रेसलेट कितने महंगे हैं तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। बेशक तुम्हारा ये मतलब नहीं था, लेकिन बात तो अलग है। जब तक तुम इंतजार कर रही हो, अपने घर वालों से संपर्क कर लो। अगर ड्रैगन जेड कंगन को नुकसान नहीं हुआ तो तुम्हें सिर्फ हेटियन जेड कंगन के लिए मुआवजा देना होगा, मैनेजर ने कहा। हालांकि शौर्य ने ही दोनों जेड ब्रेसलेट खरीदे थे, लेकिन वह चुप रहा। वह उस समय बहुत नाराज और परेशान था। शौर्य पहले सिर्फ शैरन को सलाह देना चाहता था, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वह उसे इंसान ही नहीं समझती। शौर्य ने इस बार कुछ न कहने का फैसला किया। उसने चुपचाप नव्या को घूरना ही चुना। लानत है, यह सब तुम्हारा ही दोष है। मैं कितनी बदकिस्मत हूं कि एक ही दिन में तुम दोनों से मिल गई, नव्या ने गुस्से में कहा और फोन निकाल लिया। स्वाभाविक रूप से वह अपने घर वालों को फोन नहीं करने वाली थी। अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलता तो वे उसे जरूर डांटते। उसके दिमाग में सिर्फ सचिन और वर्षा का ही ख्याल आया।
एक बार उसने उनसे संपर्क कर लिया तो बस उसे मूल्यांकन के नतीजों का इंतजार करना था। नव्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और शौर्य और रचित दोनों को घूरने लगी। उसके चेहरे पर एक धमकी भरा भाव था, जैसे वह उन्हें बता रही हो कि जल्दी या देर से उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सचिन और वर्षा थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गए। जैसे ही सचिन को पूरी कहानी बताई गई, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सबसे ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि नव्या के साथ बुरा बर्ताव हुआ था। तुम्हारे साथ ये किसने किया? सचिन ने पूछा। रचित ने, नव्या चिल्लाई। हालांकि सचिन नव्या के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाया था, फिर भी उसने नव्या और वर्षा दोनों के साथ एक अजीब सा रिश्ता बनाए रखा। तथाकथित प्रेम प्रतिद्वंद्वी आमने सामने खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति गुस्से से भरे हुए थे। सचिन ने तुरंत पास रखा एक फूलदान उठाया और रचित के सिर पर दे मारा। कांच टूटने की आवाज गूंज उठी और कुछ ही समय में रचित के सिर से खून बहने लगा। रचित पहले से ही टूटे हुए जेड ब्रेसलेट को देखकर चौंक गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि सचिन उसके सिर पर सीधे फूलदान पटक देगा। वह गिरा और फर्श पर खून का एक छोटा सा पोखर बनने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सौभाग्य से प्रबंधक ने सचिन को और हमला करने से पहले रोक लिया। कुछ लोग रचित को संभालने लगे और एम्बुलेंस बुला ली। भाड़ में जाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो शौर्य? वर्षा ने किनारे पर खड़े शौर्य को देखा और गुस्से में कहा। अब उसका नाम भी मत लो। अगर वह दयनीय बेवकूफ नहीं होता तो मैं 5 लाख का हेटियन जेड ब्रेसलेट और 31 लाख का ड्रैगन जेड ब्रेसलेट नहीं तोड़ती। नव्या ने घृणा भरे स्वर में कहा। क्या? फिर से बोलो। 31 लाख से ज्यादा? सचिन अवाक रह गया। फोन पर नव्या ने बस इतना कहा था कि ट्रिनिटी ज्वेलर्स की दुकान पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने मुआवजे या इतनी भारी कीमत के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब सचिन ने यह सुना तो वह कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वर्षा भी चौंकी हुई थी। वर्षा ने घबराहट में शौर्य को डांटना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ अगर नव्या को कुछ हुआ? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें झगड़ा रोकने के लिए बीच में आना चाहिए? तुम खुद को क्या समझते हो? लानत है। अब बताओ, क्या तुम मुआवजा दोगे? वर्षा ने शौर्य की तरफ इशारा किया और गालियां देने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम खुद को इतना महान समझते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने 2 सेल फोन खरीद लिए हैं। घिनौना। ओ वर्षा, उसे रहने दो। सचिन, क्या तुम दोनों मुझे ये बता सकते हो कि इतना पैसा कहां से लाऊं? शौर्य वर्षा के गुस्से के लिए तैयार नहीं था। वह इस हद तक हक्का बक्का था कि उसे ये भी नहीं पता था कि कैसे जवाब दे। वह बेहद निराश हो गया था। सिर्फ 3 साल के अलगाव के बाद नव्या की पुरानी भावनाएं जैसे पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। यह रही रिपोर्ट, मूल्यांकन का नतीजा आ गया है, सेल्स गर्ल ने चिल्लाया। इस बार वह उत्साह से भागते हुए आई। सचिन, नव्या और बाकी लोग उसकी घोषणा का इंतजार करते हुए उसे घूरने लगे। सौभाग्य से ड्रैगन जेड ब्रेसलेट ठीक है, इसीलिए आपको केवल हेटियन जेड ब्रेसलेट के लिए मुआवजा देना होगा, जो सिर्फ 5 लाख है, सेल्स गर्ल ने समझाया। ओह, भगवान का शुक्र है। जब नव्या ने यह सुना तो वह लगभग बेहोश ही हो गई। उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया और साथ ही उसकी चिंता भी कम हो गई थी। हालांकि एक और दिक्कत अब भी बाकी थी। 5 लाख किसी भी तरह से छोटी रकम नहीं थी। वह इतना सारा पैसा कैसे जुटा पाएगी? सचिन, वर्षा, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। नव्या को फिर से रोने का मन हुआ। इस वक्त मेरे पास लगभग 2 लाख हैं। तुम्हारे पास क्या है वर्षा? सिर्फ 50,000, वर्षा ने जवाब दिया। मेरे पास भी लगभग 50,000 हैं, लेकिन सब मिलाकर भी बस 4 लाख होंगे। अभी भी 1 लाख की कमी है, नव्या ने चिंता से उछलते हुए कहा। अभी इतना मत सोचो, मैं पहले अपने पिताजी को कॉल कर लूंगी। बस उनसे बोलूंगी कि वो यह रकम ट्रांसफर कर दें। सचिन को लग रहा था कि उसका बटुआ हल्का हो गया है, क्योंकि उसे सोचकर ही टेंशन हो रही थी कि उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इतने लोगों के सामने वह कह भी नहीं सकता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वरना बदनामी हो जाती। तीनों दुकान के कोने में खड़े होकर उत्सुकता से इंतजार करने लगे, जबकि सचिन ने अपने पिताजी को फोन लगाया। पिताजी, मुझे 1 लाख रुपयों की जरूरत है।
ये बहुत जरूरी है। मुआवजे का दूसरा बैच आपको कुछ दिनों में मिल ही जाएगा, ठीक है? मुझे अभी तुरंत पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है। सचिन ने फोन रख दिया और कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी वी चैट पर ट्रांसफर की नोटिफिकेशन देखी। पैसे सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गए थे। ठीक है, अब हमारे पास पूरे पैसे हो गए हैं, सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल नव्या सचिन के प्रति पूरी तरह प्रभावित हो गई। उसे लगा कि जब तक सचिन उसके साथ है, वह हमेशा महफूज और सुरक्षित रहेगी। उसने खुद से कहा कि वह एक दिन सचिन से जरूर शादी करेगी। दूसरी ओर वर्षा सचिन को नव्या पर 3 लाख खर्च करते देख थोड़ी असहज हो गई। उसकी जलन स्वाभाविक थी, क्योंकि इतने बेहतरीन इंसान के आसपास कौन ऐसा महसूस नहीं करेगा। अरे बॉस, क्या मुझे टूटे हुए जेड ब्रेसलेट दे सकते हैं? थोड़ी मरम्मत के बाद शायद यह पहनने लायक बन जाए, सचिन ने मैनेजर से कहा। जरूर, क्यों नहीं? मैनेजर ने सिर हिलाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर सचिन और बाकी लोग टूटे हुए जेड ब्रेसलेट को उसके बॉक्स से बाहर निकालकर यह देखने लगे कि क्या इसे अभी भी मरम्मत किया जा सकता है। तभी सेल्स गर्ल फिर से प्रकट हुई, इस बार 2 नए खूबसूरती से लिपटे हुए बॉक्स के साथ। मिस्टर अग्रवाल, आपको इतना इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। दोनों जेड ब्रेसलेट अब अच्छे से पैक कर दिए गए हैं, सेल्स गर्ल ने सम्मानपूर्वक कहा और बॉक्स शौर्य को दे दिए। धन्यवाद, शौर्य ने सिर हिलाया और बॉक्स उसके हाथों से ले लिए। ये क्या बकवास है? हाँ? शौर्य को 2 बॉक्स लेकर जाते देख नव्या और वर्षा दोनों हैरान रह गए। बॉक्स में वही 2 जेड ब्रेसलेट थे जिन्होंने पहले नव्या को लगभग हार ही मानने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही उसकी समस्या हल हुई, नव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर लात मारी हो। उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया था। शौर्य ही वह था जिसने 2 जेड ब्रेसलेट खरीदे थे। वर्षा और सचिन की आंखें भी चौंक कर खुली रह गईं। खास तौर पर वर्षा के लिए यह बड़ा झटका था। वह इतनी हैरान थी कि उसने जेड का एक टुकड़ा मजबूती से नहीं पकड़ा और गलती से उसे जमीन पर गिरा दिया, जहां वह टूट गया। रुको, शौर्य, तुम ही थे जिसने 2 जेड ब्रेसलेट खरीदे थे? वर्षा ने आश्चर्य से पूछा। शौर्य ने उसे अनदेखा किया और जेड ब्रेसलेट हाथ में लेकर चला गया। इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसे अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, वो किसी और के पैसों से खरीद सकता है। उसे छोड़ो, नव्या, वर्षा, क्यों ना हम किसी रेस्तरां में जाकर अच्छा सा खाना खाएं? सचिन पीछे नहीं रहना चाहता था। लानत है, ऐसा लगा जैसे शौर्य ने अचानक उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया हो। आज सचिन इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार था क्योंकि वह नव्या को जीतना चाहता था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, अंदर से उसे पता था कि इस बार शौर्य ने उसे हरा दिया है। आखिर यहां चल क्या रहा है? क्या वाकई उसने जेड ब्रेसलेट खरीदे थे? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? उन्होंने ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलते समय आपस में कहा। नव्या और वर्षा दोनों ही बहुत असहज महसूस कर रहे थे। वे दोनों डरे हुए थे कि यह सच हो सकता है। अगर शौर्य अब सच में उनसे ज्यादा अमीर हो गया, तो यह दुकान में हुई घटना से भी ज्यादा डरावना होगा। अचानक वर्षा के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना हम शौर्य को हमारे साथ खाने पर बुलाए। खाने के बाद हम उससे इस बारे में और पूछ सकते हैं। आखिरकार तुम लोगों ने उसे पिछली बार सेल फोन खरीदते देखा था। वो वाकई बहुत अमीर होगा। हमें इस बारे में उससे पूछना चाहिए ताकि हम इस मामले की तह तक पहुंच सकें। हालांकि मुझे लगता है कि यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जिस तरह से मैंने पहले उसके साथ बिहेव किया है, उसके बाद वो हमारे साथ बैठने के लिए भी तैयार होगा। नव्या ने थोड़ी चिंता से कहा। आराम करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम क्या सोचते हो सचिन? क्या हमें मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए? वर्षा ने पूछा। सचिन के चेहरे पर तब तक बेहद नाखुशी थी जब तक वर्षा ने उससे उसकी राय नहीं पूछी। हम? हाँ, जरूर। वैसे भी यह एक नॉर्मल डिनर ही तो है। आगे बढ़ो और उसे बुलाओ। सचिन को पूरी सिचुएशन के बारे में मिले जुले इमोशंस थे, लेकिन उसे भी यह जानने का थोड़ा क्यूरोसिटी था कि आखिर चल क्या रहा है। अतीत में रचित सचिन का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, जबकि नव्या ने यह भी बताया था
कि वो अपने हाई स्कूल के दिनों में शौर्य के करीब थी, लेकिन उसने कभी शौर्य को राइवल नहीं माना था। अब हालांकि उसे ये एहसास हुआ कि ये गरीब लड़का असल में सबसे बड़ा खतरा था। नव्या और वर्षा जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहे थे, वो इसका सबूत था। जब लड़कियों ने इस मामले पर डिस्कशन कर ली, तो वर्षा ने शौर्य को कॉल किया। लाइन के दूसरी तरफ शौर्य अपने हाथ में कंगन लेकर चल रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा कि कॉल वर्षा की थी। पिछली बार जब वे शहर में डिनर के लिए मिले थे, तो उसे शौर्य का कॉन्टैक्ट नंबर मिला था। नमस्ते शौर्य, तुम अब कहाँ हो? मैं सच कहूं तो मैं तुमसे पहले जो भी कहा उसके बारे में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही हूं। अब जब मैं शांत हूं तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे भी सॉरी है। मैं पहले थोड़ा ज्यादा ही आवेगी हो गया था, नव्या ने जल्दी से फोन पर कहा। असल में हम दोनों को तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव करने का पछतावा है। हम तुम्हें अभी हमारे साथ डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं ताकि हम तुमसे प्रॉपर माफी मांग सकें, शायद कुछ पुरानी बातें भी याद कर सकें, वर्षा ने कहा। यह सब सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। अगर वो 2 जेड कंगन लेकर दुकान से बाहर नहीं निकलता, तो वे कभी भी माफी मांगने के बारे में नहीं सोचते। पुराने समय को याद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सरल शब्दों में कहें तो ये फिर से पैसे का ही मामला था। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा न हो तो लोग तुम्हारा नाम भी याद रखना एक एहसान समझते हैं। शौर्य ये अच्छी तरह से जानता था। जब तक उसके पास पैसा था, वो और नव्या दोनों वहीं से फिर से शुरू कर सकते थे जहां से उन्होंने छोड़ा था, और ऐसे दिखा सकते थे जैसे 3 साल का गैप कभी हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, ये ठीक है, इसे भूल जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शौर्य जाना नहीं चाहता था। नहीं, नहीं शौर्य, मैं जोर देकर कह रही हूं, तुम हमें नीची नजर से नहीं देखते, है ना? तुम अपने हाई स्कूल के सहपाठियों को नीची नजर से नहीं देखते, है ना? या तुम चुपके से हमें नीची नजर से देखते हो क्योंकि तुम्हें मैबेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, जबकि हम केवल नॉर्मल कॉलेजों में गए? मैं अब समझ रही हूं कि यह कैसा लगता है, वर्षा ने बेशर्मी से कहा। तुम्हें पता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलो साथ में डिनर कर लेते हैं, शौर्य ने आह भरते हुए कहा। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? शौर्य के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। हालांकि चूंकि ये सिर्फ एक डिनर था, इसलिए वो साथ में डिनर करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा ये उसके लिए एक सही समय था कि वो उन्हें भविष्य में उसके बारे में कुछ भी कहने से रोक सके। वो बस उनके साथ डिनर करने जाएगा और देखेगा कि उन्हें क्या कहना है। शौर्य ने जाने से पहले खुद को सिर हिलाया। उन्होंने मैबेरी कमर्शियल स्ट्रीट की किसी भी दुकान में खाना नहीं खाया। इसके बजाय वो स्ट्रीट के ठीक बगल में एक सिंपल रेस्टोरेंट में गए। नव्या ने शौर्य के लिए कई टेस्टी डिशेज मंगवाए थे। तो बताओ शौर्य, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? आखिरकार वर्षा ने सवाल उठाया। नव्या भी ध्यान से सुन रही थी। ये उनकी सारी चिंता का मेन पॉइंट था। अमीर? मैं कब अमीर बन गया? मैं तो पैसे से वंचित हूं, शौर्य ने मुस्कान दबाते हुए कहा। वो उनके चेहरों के हाव भाव का मजा ले रहा था। वो दोनों एक ही समय में फनी और मजाकिया लग रहे थे। अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो उस समय चंचल महसूस कर रहा था। इसलिए उसने सीधे और सिंपल अंदाज में जवाब दिया। फिर उसने कुछ भुने हुए पोर्क नकल्स और चावल लिए और उनका मजा लिया। फफट, तुम सच में शरारती हो शौर्य। मैं देख रही हूं कि तुम एक्टिंग में काफी अच्छे होते जा रहे हो, वर्षा ने हंसते हुए कहा। उसने पहले आर्ट का स्टडी किया था, जिसमें थोड़ा थिएटर भी शामिल था। वह बाकी दोनों की तुलना में कम स्ट्रिक्ट थी। बात करते समय उसने शौर्य की जांघ पर हल्के से चुटकी भी ली। मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है, शौर्य ने फिर कहा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम सिर्फ सेल फोन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए कैसे निकाल पाए? और आज बिना पैसे के तुम 2 जेड कंगन कैसे खरीद सकते थे? ड्रैगन जेड कंगन की कीमत अकेले 31 लाख है। तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते शौर्य, शौर्य ने हल्के से कराहते हुए कहा, क्योंकि वर्षा उससे सवाल करती रही। नव्या बस
शौर्य को देखती रही। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आह, वो पैसे मेरे नहीं हैं। मैं बस कुछ लोगों के लिए काम निपटाने वाला हूं। मैं इसके बाद कंगन खरीदार को भेज दूंगा। शौर्य सच में उन्हें सच्चाई बताना नहीं चाहता था। धोखा देकर वह सबसे अच्छा यही देख सकता था कि भविष्य में वे एक दूसरे के साथ अजनबी जैसे बिहेव करेंगे। आह, मैं समझ गई। तो पैसे असल में तुम्हारे नहीं थे? वर्षा और नव्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से बड़ा बोझ हट गया हो। अरे सुनो नव्या, क्या तुम पोर्क ट्रॉटर्स मुझे दे सकती हो? यहां से मुझे वो दिख नहीं रहा। शौर्य ने उनका रिएक्शन देखने के लिए कहा। ओ गॉड, तुम अभी भी पोर्क ट्रॉटर्स क्यों खा रहे हो? क्या तुम कोई सुअर हो? तुम पहले ही इतना खा चुके हो। देखो तो, तुम पहले से ही कितने भद्दे लग रहे हो। नव्या ने शौर्य को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। ओ गॉड, मुझे लगा कि तुम सच में अमीर हो। इसी एक वजह से तुम्हें इनवाइट किया गया था। लगता है कि आखिर में तुम किसी और के लिए सिर्फ एक नौकर ही रह गए हो। जैसे ही नव्या के मन में यह ख्याल आया, वर्षा धीरे धीरे शौर्य से दूर हटने लगी। जब वह काफी दूर हो गई तो उसने ठंडे स्वर में कहा, ओह शौर्य अग्रवाल, मैं सोचती थी कि भले ही तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम फ्यूचर में तुम काम आओगे क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे हो। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में और भी बेकार हो जाओगे। जाहिर था कि अब उसे उसके पूरे नाम से बुलाया जा रहा था। तुम लोग नहीं कह रहे थे कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और मदद करनी चाहिए क्योंकि हम सब मेबेरी सिटी में हैं? चूंकि तुम लोग मुझसे अच्छे कर रहे हो, तो क्या तुम मेरी भी हेल्प कर सकते हो? आखिरकार हम 3 साल तक एक ही स्कूल में क्लासमेट रहे हैं। शौर्य ने पूछा। हे भगवान, मानो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तुम कर ही क्या सकते हो? तुम्हें अब हाई स्कूल की बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने इतने समय से तुमसे बात भी नहीं की। तुम नव्या से ही बातें करो ना। क्या तुम दोनों तब लगभग कपल नहीं थे? नव्या को शायद तुम अभी भी पसंद हो। वर्षा ने जानबूझकर ये बातें सचिन के सुनने के लिए कही। नव्या को तुरंत समझ में आ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। वर्षा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे शौर्य कभी पसंद नहीं आया। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? जैसे ही नव्या ने अपनी बात खत्म की, उसने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक टेबल पर पटक दी। फिर दोनों में बहस होने लगी। सचिन सिर्फ उन्हें एक दूसरे से लड़ना बंद करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। आह, उसके जैसा अमीर और सुंदर होना वाकई पाप था। शौर्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बस खाने में व्यस्त रहा, साथ ही माहौल का भी मजा लेता रहा। अचानक दरवाजा जोर से खुला। कई पुलिस वाले अचानक अंदर आ गए। क्या ये ही हैं? एक पुलिस वाले ने शौर्य और बाकी लोगों की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में पूछा। तभी कई और पुलिस वाले कमरे में आ गए, साथ में वो शख्स भी जिसने शुरुआत में उन पर निशाना साधा था। वो यही है। गुस्से से भरी आवाज किसी ऐसे शख्स की थी जिसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। जैसे जैसे वो करीब आता गया, ग्रुप को आखिर समझ आया कि वो कौन था जो सचिन की ओर इशारा कर रहा था। उसका नाम रचित था ना? शौर्य ने खुद से सोचा। अब सिचुएशन साफ थी। सचिन ने रचित पर हमला किया था, तो रचित ने इलाज करवाने के बाद पुलिस को बुला लिया होगा। लगता है पुलिस मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के कैमरों की मदद से उन्हें यहां तक ट्रैक करने में कामयाब हो गई थी। अगर ये काफी नहीं था, तो सचिन ने अपने नाम से मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के पास एक रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर रखी थी। ठीक है, तो हमें आप सभी की जरूरत होगी कि आप हमारे साथ चलें, एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा। सचिन और नव्या दोनों घबरा गए। हालांकि कुछ सेकंड पहले सचिन खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था, उसकी हरकतें उसे अब परेशान कर रही थीं। आखिरकार उसने पहले रचित के सिर पर एक फूलदान गिराया था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से चिंतित था, लेकिन उसकी अगली प्रतिक्रिया बेशर्मी से ये कहने की थी, जरूर, चलो, मैं वैसे भी 2 घंटे में छूट जाऊंगा। ओह, तुम 2 घंटे कहते हो? मेरे भाई को मारने की हिम्मत करने के बाद? मैं देखना चाहती हूं कि तुम कैसे छूटते हो, एक ठंडी और घमंडी आवाज ने कहा। एक महिला जल्द ही आगे बढ़ने लगी। वह रचित के बगल में खड़ी थी। बहन, यही वो लड़का है जिसने मुझ पर हमला किया था, रचित ने सचिन की ओर इशारा करते हुए कहा। चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्टर को पहले ही मामला समझा दिया है।
वो जरूर तुम्हारे लिए इंसाफ करेगा, महिला ने जवाब दिया। सिर्फ उस वाक्य से ही ये साबित हो गया कि रचित के परिवार के पास इतनी ताकत थी कि इस मामूली घटना को एक बड़े मामले में बदल सकते थे। अब सचिन और भी ज्यादा घबरा गया। नव्या ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रचित की इतनी पावरफुल बहन होगी। जैसे ही उस महिला ने अपनी ठंडी निगाहें सचिन से हटाकर बाकी लोगों पर डालीं, वो हैरानी से भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। शौर्य, तुम यहां क्या कर रहे हो? शौर्य खाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम और जानी पहचानी आवाज सुनी, उसने ऊपर देखा। वो भी हैरान था। उसके सामने खड़ी महिला और कोई नहीं, बल्कि रिया की कजिन श्वेता थी। उसने वाकई में उम्मीद नहीं की थी कि रचित भी उससे जुड़ा होगा। शौर्य को अच्छी तरह पता था कि श्वेता का कोई भाई नहीं है। ओ गॉड! अब जब वो यहां है, इस मामले में अब कोई बाहरी नहीं रहेगा। एक तरफ उसके स्कूल के दोस्त थे, तो दूसरी तरफ रिया के रिश्तेदार और फ्रेंड्स थे। शौर्य सिचुएशन की इस हास्यास्पदता पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मेरी बात पर ध्यान मत दो, हम बस साथ में खाना खा रहे हैं। हाँ, तो तुम सच में उन लोगों के साथ खाना खा रहे हो जिन्होंने मेरे भाई को पीटा? और बेशक तुम जैसे बेवकूफ भी इसमें शामिल हो गए हो। सोचो कि मैंने पहले तुम्हारा कितना ख्याल रखा था। श्वेता ने ठंडे स्वर में कहा। सच कहूं तो जब से श्वेता और रिया ने शौर्य और बाकी लोगों को खाने पर बुलाया था, तब से वह इस बात से नाखुश थी कि वो बीच में ही खाना खत्म किए बिना चला गया था। उसे लग रहा था कि ये बहुत शर्मनाक था। असल में उसकी योजना थी कि उसके दोस्त रिया की सहेलियों के सामने इंप्रेसिव तरीके से पेश आए, ताकि उसकी पावर का प्रदर्शन हो सके। लेकिन उस दिन क्या गड़बड़ हुई थी, ये उसे अब तक समझ नहीं आया। रिया की सभी सहेलियां आपस में कानाफूसी कर रही थीं, और उसे नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रही थीं। अंत में उन लोगों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुल मिलाकर वो पूरा खाना उसके लिए शर्मिंदगी भरा था। बेशक उसने इस पूरी बात का दोष शौर्य पर ही डाल दिया कि उसने उसकी मेहनत की कदर नहीं की, जिसके कारण बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड था कि वे दोनों आज इस तरह मिलेंगे। हम्फ, वो भी वहां था जब मुझे पीटा जा रहा था, रचित ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा। बस, बहुत हो गया। आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो पुलिस स्टेशन में आकर कह सकते हैं। अभी के लिए आप सब हमारे साथ चलिए। पुलिस ने उन सभी को अपनी गाड़ियों में बिठाया। शौर्य उदास हो गया। क्या बुरी किस्मत है। अब इस समय वो क्या कह सकता था। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पुलिस वालों ने उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए। चूंकि सीसीटीवी फुटेज था, सचिन कुछ भी इनकार नहीं कर सका। फिर चारों को एक छोटे से कमरे में रखा गया, जहां वो अपने नतीजों का इंतजार करने लगे। मुझे क्या करना चाहिए सचिन? क्या तुम्हें लगता है कि मुझ पर भी चार्जेस लगेंगे? मुझे अभी अभी एक टीचर की जॉब मिली है और मैंने अभी तक अपना पहला दिन भी शुरू नहीं किया है। अगर पुलिस ने मुझ पर आरोप लगाए तो स्कूल मुझे निकाल देगा, वर्षा ने घबराते हुए कहा। मुझे सच में नहीं पता। हमने इस बार किसी को सच में चोट पहुंचाई है और उनके पास पक्के सबूत हैं। वो रचित और उसकी बहन भी। वो खुद बहुत पावरफुल है। नव्या चुप थी, लेकिन वो भी घबराई हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जाइलीना ऐसी महिला नहीं थी जिसके साथ वो खिलवाड़ कर सकते थे। वर्तमान स्थिति पर सोचते हुए सचिन का चेहरा फीका पड़ गया था। वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। दूसरी तरफ नव्या थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। उसे अब एहसास हुआ कि रचित की बहन मेबेरी सिटी में काफी पावरफुल थी और समाज में भी एक काबिल इंसान के रूप में जानी जाती थी। इसका मतलब ये था कि रचित भी खुद काफी काबिल था। जैसे जैसे नव्या इस बारे में सोचती गई, उसे थोड़ा पछतावा होने लगा। क्या उसने रचित के साथ ज्यादा सख्ती की थी? क्या होगा अगर रचित की फ्यूचर में ऐसी उपलब्धियां हो जाएं जो सचिन से कहीं आगे निकल जाए? अब जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि सचिन को बस दिखावा करना आता था। दूसरी ओर रचित वाकई एक सक्षम इंसान था। जितना ज्यादा नव्या इस बारे में सोचती गई, वो उतनी ही कंफ्यूज होती गई। आह, क्यों? उसने अपने जीवन में सिर्फ 3 लोगों से प्यार किया था। पहला शौर्य था,
लेकिन वो तो उससे बहुत पहले अलग हो चुकी थी। अब उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरे और तीसरे थे रचित और सचिन। अब नव्या इस मुसीबत में खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रही थी। ठीक है, इस बारे में बात करना बंद करो। मैंने अपने पापा को पहले ही सिचुएशन के बारे में बता दिया है। वो जरूर हमें बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा, टेंशन मत लो। सचिन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए कहा। रचित शायद इस मामले को प्राइवेटली सॉल्व करने से मना कर देगा, इसलिए कुछ भी हो, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बनेगा ही, शौर्य ने कहा, जो कुछ देर से चुप था। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें अशुभ बातें कहने में मजा आता है क्या? तुम्हारे जानने वाले सच में बदकिस्मत होंगे, वर्षा ने शौर्य को बेरुखी से कहा। बस हो गया वर्षा, अब उसे डांटने का कोई मतलब नहीं है। जो कहना है कहने दो। आखिरकार लड़ाई में सिर्फ सचिन और मैं ही शामिल थे। मुझे लगता है कि शौर्य इस समय हमारा मजाक उड़ा रहा है, नव्या ने शौर्य की तरफ घूरते हुए कहा। कुछ ही देर बाद सचिन के पापा आ गए। फिर दोनों पक्षों को एक दूसरे से मिलने के लिए पूछताछ रूम में ले जाया गया। सिचुएशन सुलझाने के लिए दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सचिन के पापा के भी कुछ रिश्ते नाते थे। आखिरकार जब उनका बेटा किसी से लड़ाई में उलझ गया और उसने किसी को पीट दिया, तो वो मेबेरी कमर्शियल ग्रुप पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते थे। अब मेबेरी कमर्शियल ग्रुप से मदद मांगना दूसरों को उन्हें नीचा दिखाने का एक कारण दे सकता था। इसलिए सचिन के पापा सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशन और कॉन्टेक्ट्स पर ही भरोसा कर सकते थे। मेबेरी कमर्शियल ग्रुप से मदद न मिलने की वजह से अब दोनों पक्षों का बैकग्राउंड एक समान था, जिससे बात वहीं की वहीं अटकी हुई थी। इससे कोई मदद नहीं मिली कि उनका बेटा सही सलामत था, जबकि रचित बुरी तरह घायल हो गया था। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई किसने शुरू की थी। ज्यादा चोटों वाला व्यक्ति हमेशा पीड़ित माना जाता है। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? तुम कुछ तो सोच रहे हो, है ना? मैं आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रखना चाहता। अगर मुझ पर कोई चार्जेस लग गए तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सचिन ने कहा। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि वो श्वेता और रचित की दया पर था। मैं भी। सर, आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। मैं बस साथ चल रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक टीचर हूं, प्लीज मुझ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न बनाइए, वर्षा ने हाथ जोड़ते हुए कहा और कांपने लगी। फिर उसने रचित की तरफ देखा, जो सामने बैठा था। हम दोस्त थे, है ना रचित? क्या तुम वो वक्त भूल गए जब हम साथ थे? हम्फ, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम भी उसी वजह का हिस्सा हो जिसकी वजह से नव्या ने मुझे धोखा दिया। जो भी हो, मेरी बहन आज इस मामले की तह तक जरूर जाएगी, रचित ने सख्ती से कहा। सचिन के पापा ने श्वेता की ओर गुस्से में देखा और फिर एक गहरी सांस ली। मिस श्वेता, मुझे पता है कि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन किसी को दीवार से मत लगाइए। मैं मेबेरी कमर्शियल ग्रुप के लोगों को जानता हूं। क्या आप वाकई चाहती हैं कि वो लोग इस मामले में शामिल हों? हे, मुझे डराने के लिए मेबेरी ग्रुप का नाम मत लीजिए। क्या आपको लगता है कि आप ही सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट्स जानते हैं? श्वेता ने घूरते हुए जवाब दिया। सचिन के पापा ने दांत पीसते हुए ग्रुप के लोगों से बात करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ श्वेता ने भी कॉलिंग शुरू की और इस बार उसने रिया से भी कांटेक्ट किया। दरअसल पिछली घटना के दौरान रिया ने उसे हर बात बताई थी। नोआमी ने भी उस सफेद बालों वाले लड़के का जिक्र किया था, जिसने मेबैक कार चलाने वाले अपने आदमियों के साथ उन्हें बचाया था। रिया, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास उस लड़के का नंबर है जिसने पिछली बार तुम्हारी हेल्प की थी? क्या तुम मेरी तरफ से उससे बात कर सकती हो? हमारे भाई को मारा गया है। उसने तुमसे कहा था कि किसी मुश्किल में हो तो उससे कांटेक्ट करना। क्या तुम मुझसे अभी मदद मांग सकती हो? हेलो चेयरमैन, मैं यॉर्क नॉर्थ माउंटेन का अकाउंटेंट हूं। याद है जब हम साथ में डिनर कर रहे थे, आपने कहा था कि मुझे किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं आपको कॉल कर सकता हूं। अच्छा, हाँ, ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब दोनों पक्ष अपने अपने प्रभावशाली कॉन्टेक्ट्स दिखाने में लग गए। वर्षा और नव्या हैरानी से उन्हें देख रही थीं। लानत है, सचिन और रचित दोनों की पृष्ठभूमि बहुत जटिल निकली। नव्या को लगता था कि रचित सिर्फ एक मेहनती और स्ट्रगलर लड़का है,
लेकिन उसकी बहन का हर जगह बहुत पावरफुल नेटवर्क था। उसके पास मैबैक कार चलाने वाली एक टीम भी थी। नव्या अब चकित थी, और अगर इस सब से उसने एक चीज सीखी थी तो वो ये थी कि जिंदगी वाकई उतार चढ़ाव से भरी होती है। उसने ये भी सीखा कि कभी किसी यंग या गरीब व्यक्ति को कमजोर मत समझो। जब दोनों पक्षों ने अपने अपने कॉल किए तो वो अस्थायी तौर पर इंतजार करने लगे। अब पुलिस भी ये नहीं समझ पा रही थी कि ये मामला कैसे खत्म होगा। आखिरकार जो नतीजे आएंगे वो ये तय करेंगे कि इस केस को पब्लिक किया जाएगा या प्राइवेट रखा जाएगा। कौन सा पक्ष जीतने वाला है? नव्या ने खुद से कहा। उसका दिल संदेह और उलझन से भरा हुआ था। कभी वो चाहती कि सचिन जीते, तो कभी चाहती कि रचित, जो अब भी उसे मोहित नजरों से देख रहा था, जीत जाए। असल में उसके दिल में बहुत सी कंफ्यूजिंग फीलिंग्स उमड़ रही थीं। जब नव्या यूं ही सोचती जा रही थी, तभी पूछताछ रूम के दरवाजे के पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो कदम जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनमें कई लोग थे। हाँ पिताजी, क्या चेयरमैन यहाँ हैं? सचिन ने उत्साह से पूछा। ख्वाबों में भी मत सोचो। चेयरमैन और बाकी लोग ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए खुद कभी नहीं आते। सचिन के पापा ने एक लंबी सांस लेकर धीरे से जवाब दिया। तभी एक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। इसके कुछ सेकंड बाद कुछ मिडिल एज पुलिसकर्मी कमरे में दाखिल हुए। सार्जेंट रमन, लेफ्टिनेंट साहिद, दो पुलिस वालों ने उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा। कुछ और लोग भी उनके पीछे थे, जिनसे एक दमदार आभा निकल रही थी। आह, सार्जेंट रमन, मैंने ही चेयरमैन को बुलाया था। सचिन के पापा ने उस पुलिस वाले का स्वागत करते हुए उत्साह से कहा। लेफ्टिनेंट साहिद, पीड़ित पक्ष ने पहले ही मिस रिया से कांटेक्ट कर लिया है। जिसको मारा गया था वो कोई और नहीं बल्कि मिस रिया का छोटा भाई है। श्वेता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। पहले तो जब उस सफेद बालों वाले युवक और मेबैक कार का जिक्र हुआ था तो उसे अपने भाई की कहानी पर यकीन करना मुश्किल लगा था, पर अब उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद एक छोटे से क्लैरिफिकेशन राउंड में दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति एक्सप्रेस की। अच्छा, आप किस चेयरमैन और किस छोटे भाई की बात कर रहे हैं? ऑफिसर विल्स, क्या आपने उनसे ठीक से पूछताछ की है कि आखिर हुआ क्या था? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, मैंने पूछताछ की है। रचित वही शख्स था जिसने ट्रिनिटी ज्वेलर्स में नव्या को पीटकर यह सब शुरू किया था। इसके बाद नव्या ने सचिन को रचित को पीटने के लिए बुलाया था। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इस मामले को प्राइवेट या पब्लिकली सुलझाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये लोग नॉर्मल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव हिरासत और सजा से गुजरेंगे। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। सभी उपद्रवियों को हिरासत में लिया जाएगा। उस वक्त दोनों पक्षों में कंफ्यूजन फैल गया। श्वेता ने चौंकते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है? क्या आप यहां हमारी मदद के लिए नहीं आए? उसे इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये सोचना कि उसकी कोशिशें उसके छोटे भाई को जेल पहुंचा सकती हैं। ये क्या हो रहा था? क्या ये उसकी बहन का असली पावर था? आप श्री शौर्य अग्रवाल हैं, सही? कुछ लोगों ने इधर उधर नजर दौड़ाई और आखिरकार शौर्य को देख लिया। शायद मैं ही हूं, शौर्य ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। सच तो यह था कि शौर्य ने पहले ही श्री रजत से कांटेक्ट कर लिया था जब वे पुलिस की गाड़ी में थे। उसने उन्हें पूरी सिचुएशन समझा दी थी। शौर्य की तरफ से सब क्लियर था, क्योंकि उसने खुद कुछ भी संदेहजनक नहीं किया था। शौर्य की उम्मीद थी कि श्री रजत उसकी तरफ से पुलिस से बात करेंगे। ठीक है, आप इस केस में सिर्फ एक गवाह हैं, इसलिए अब आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। धन्यवाद आपकी सभी परेशानियों के लिए। शौर्य ने और कुछ नहीं कहा और बस पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया, बाकी सबको अवाक छोड़ते हुए। अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया था। वहां मौजूद पूरा ग्रुप शौर्य के लिए ही आया था। जैसे कि ये काफी नहीं था, वे दमदार शख्सियत वाले लोग बाकी सभी को नजरअंदाज करते हुए शौर्य के साथ बाहर जाने लगे। भाड़ में जाओ। श्वेता का चेहरा शर्मिंदगी, सदमे और हैरानी से लाल हो गया था। यही हाल नव्या और वर्षा का भी था। वो सब चुपचाप खड़े रह गए। शौर्य के रिश्ते और कॉन्टेक्ट्स कितने मजबूत थे, ये अब साफ हो चुका था।
उसके पहले के एटीट्यूड से ये बात साफ थी कि उसके संबंध नव्या और यहां तक कि श्वेता के पिता से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे। शौर्य आखिर है कौन? वो सब यही सोच रहे थे। उनके सीने से जो बोझ उतरा था वो फिर से उभर आया था, शायद इस बार और भी भारी। श्वेता को इस तरह के मानसिक थप्पड़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।